हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वन स्टॉप करंट अफेयर्स के इस हिंदी न्यूज एनालिसिस में। और आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले जो आज की प्रमुख खबरें हैं उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है कि आज कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो उसने लगभग 55 हाईकोर्ट जजेस की एक रिकमेंडेशन जो लिस्ट भेजी थी कोलिजियम ने सेलेक्ट करके, अभी तक सरकार ने उस लिस्ट पे कोई फैसला या कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो उस बारे में कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसमें सीजीआई खुद बैठे थे, उन्होंने सरकार से इस मसले में सवाल किए। तो हम जानेंगे कि कोलिजियम क्या होता है और जुडिशरी के फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आज के इस एपिसोड में जुडिशरी को थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा एक एडिटोरियल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि व्हाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स मस्ट गो, ये भी क्योंकि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर है, क्योंकि बंगाल इलेक्शन है और 5 राज्यों के इलेक्शंस हैं और उन राज्यों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके एक बहुत ही बवाल चल रहा है। तो उस पूरे मसले को लेके अभी फिलहाल किस तरीके की राय और किस तरह की प्रक्रिया बन रही है और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके की बातें उस पूरे प्रकरण में कही हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर रही है वो ये है कि अलास्का टॉक्स में यूएस ने भारत को अपने एलआई के तौर पे प्रेजेंट किया। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी भी है और थोड़ी सी समझने की जरूरत भी है कि आखिर ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन क्यों किया आखिर। लेकिन फिर भी चलिए हम उसको समझेंगे अभी। और चौथी खबर रहेगी इंडिया बांग्लादेश के संबंध, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शेख मुजीबुर रहमान के बर्थ सेंटिनरी पे बांग्लादेश की 50वीं आजादी के 50 साल पर इस समय वो वहां पे गए हुए हैं। और ये बहुत ही अहम मुलाकात है दोनों मुल्कों के नेताओं के बीच में। और पांचवी जो खबर रहेगी हमारी वो स्विस कनाल पे रहेगी। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी और अहम खबर रहे वो ये है कि व्हाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंट बाय कोलिजियम एससी आस्क गवर्नमेंट। सो कोलिजियम के लिए क्या आखिर ये पूरा मसला क्या चल रहा है, हम इसके बारे में सोचते हैं। तो एपेक्स कोर्ट ने सरकार से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है कि जो उसने लगभग 55 लोगों की रिकमेंडेशन जो उसकी कोलिजियम ने भेजी थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू हाई कोर्ट के लिए, उस पर आखिर अभी तक सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई मूवमेंट क्यों नहीं है। और ये सारी रिकमेंडेशंस लगभग 6 महीने से लेके 1.5 साल हो चुका है। तो मतलब ये काफी समय बीत चुका है। 44 रिकमेंडेशन जो इसमें से अपॉइंटमेंट्स की है वो वो भर्तियां लगभग समझ लीजिए आप कोलकाता, मध्य प्रदेश, गुवाहाटी, राजस्थान, पंजाब हाई कोर्ट में होनी है। और इस पूरे मसले की जो सुनवाई थी, ये पूरी मसले की सुनवाई जो थी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं कर रहे थे। और उन्होंने इस पे काफी रोष जाहिर किया, कहा कि ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है। हम आपको बता दें कि कुल मिला के देश में लगभग 25 हाई कोर्ट है, जिसमें कुल जो वैकेंसीज हैं, जो टोटल स्ट्रेंथ है, सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वो 1080 की है। लेकिन करंटली जितने लोग काम कर रहे हैं वहां पे वो उससे बहुत ही कम है। लगभग आप समझ लीजिए कि जो जजेस हैं वो मात्र 661 जजेस हैं टोटल 25 हाई कोर्ट्स में। और जो वैकेंसीज बाकी हैं वो लगभग 419 जजेस की। अब आप ये समझिए कि अभी तो ये सिर्फ रिकमेंडेशन है 55 लोगों की, जिसके ऊपर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। अब हम ये जानेंगे कि कॉलेजियम आखिर होता क्या है। तो ये एक फोरम होता है जिसके पास पावर होती है। ये बेसिकली सारे जजेस होते हैं, 5 जजेस होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं और उनके साथ साथ 4 जजेस और भी होते हैं। और ये एक फोरम है जिसके पास पावर होती है। ये लिस्ट रिकमेंडेशन करती भेजती है सरकार को जजेस के ट्रांसफर, उनके एलिवेशन और उनके अपॉइंटमेंट के लिए। पर एक बात जाननी सबसे जरूरी ये है कि कॉलेजियम का जिक्र ना भारत के संविधान में कहीं है और ना ही जो सक्सेसिव अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, यानी जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं, उनमें भी कहीं कॉलेजियम का कोई जिक्र नहीं है। recommendations made by collegium are binding on central government. So ये क्योंकि एक तरीके का एक रूल है, एक शुरू से एक सेट रूल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो
कोलिजियम के रिकमेंडेशंस हैं वो एक तरीके से बाइंडिंग्स हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी उनके खिलाफ नहीं जा सकती है, क्योंकि जुडिशरी जो है हमारे देश की वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसका एक अपना महत्व है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा और गंभीरता से बताऊंगा इसके बारे में। कोलिजियम सेंड्स नेम्स ऑफ लॉयर, हाउ कोलिजियम सिस्टम वर्क्स। तो अब आप देखिए कि कोलिजियम वर्क कैसे करता है। कोलिजियम सेंड्स नेम्स ऑफ लॉयर्स एंड जजेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वो रेकमेंड करता है लॉयर्स और जजेस के नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिनकी अपॉइंटमेंट होनी होती है या जिनको प्रमोशन या एलिवेशन देना होता है या जिनका ट्रांसफर करना होता है, तो उनके लिए वो रिकमेंडेशन भेजता है केंद्र सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोजेस सम ऑफ इट्स नेम टू द कोलिजियम। केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से कुछ नाम कोलिजियम को रेकमेंड करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब इज टू फैक्ट चेक एंड प्रूव द नेम्स प्रपोज्ड बाय कोलिजियम। केंद्र सरकार का लेकिन जो मेन काम है इस पूरे मसले में, जो कोलिजियम की तरफ से रिकमेंडेशन जिन लोगों के नाम आए हैं उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, उनका पूरा पिछला रिकॉर्ड चेक करना, उनके पास को चेक करना कि क्या वो लोग ठीक हैं जिनके बारे में कोलिजियम ने रेकमेंड किया है, और पोस्ट दिस दे सेंड द फाइल बैक टू कोलिजियम। और जब वो ये सारी प्रक्रिया प्रणाली पूरी कर लेते हैं तो वो सारी ये फाइल कोलिजियम के पास वापस भेजते हैं। कोलिजियम कंसिडर्स द नेम एंड सजेशंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सिर्फ कोलिजियम ही जजेस और लॉयर्स के नाम रेकमेंड नहीं करता है, अ, सरकार भी अपनी तरफ से कई बार रेकमेंड करती है, जैसे हमने पहले भी बताया। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये कोलिजियम के पास सरकार वो नाम भेजेगी और कोलिजियम उसको कंसिडर करेगा। अगर कोलिजियम को वो ठीक ठाक लगे तो वो उसमें से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा कोलिजियम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन नामों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। और अगर वो नहीं भी करेंगे और वो दोबारा उस फाइल को गवर्नमेंट के पास अगर भेजेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई और चारा नहीं है, उनको उस पर असेंट देनी पड़ेगी अपनी। बट एक जो सबसे बड़ी समस्या है ये है कि ये जो कोलिजियम की रिकमेंडेशंस हैं इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है कि सरकार को कब तक इस काम को पूरा करके देना है, या कोलिजियम के ऊपर टाइम लिमिट नहीं है कि उन्हें कब तक अपनी रिकमेंडेशंस को तैयार करके भेजना है। सो इसी वजह से क्या होता है कि कई बार जो ये जजेस की नियुक्ति बहुत समय ले लेती है और ये बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। आप देख ही सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में करोड़ों केस इस समय पेंडिंग चल रहे हैं, और उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो लगभग 1080 की है, लेकिन अभी भी उस पे 661 लोग हैं, और यहाँ पे अभी 55 लोगों की रिकमेंडेशंस अटकी हुई है लगभग 1.5 साल से। तो अब आप लगा लीजिए कि मतलब किस तरीके से जो सिस्टम में है उसमें किस तरीके के सुधार की अभी आवश्यकता है। अब भारतीय जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि भारत के 3 स्तंभ हैं। भारत के 3 जो सबसे बड़े स्तंभ हैं, जो आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, आपका लेजिस्लेचर हो गया और आपका जुडिशरी, ये तीनों इंडिपेंडेंट स्तंभ हैं। अब आपके जो लेजिस्लेचर हुए वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हुए। एग्जीक्यूटिव जो हुए वो आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए। आईएएस बॉडी जो आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आएंगे। एंड जुडिशरी जो कोर्ट है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पिलर है भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन का, और एक भारतीय जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इसका जो काम है वो बहुत ही सीधा सा है। उसका काम है कि संविधान के हिसाब से जितने लॉज हैं उनको इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना और सबको न्याय देना। एक बात जो सबसे अहम है जानने की वो ये है कि कोई भी दूसरा पिलर, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जुडिशरी एक तरीके से एक वॉचडॉग है, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया हैज अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कैसे? वो ये देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है इस पूरे न्याय प्रणाली में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं और फिर उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो ये पूरा सिस्टम भारतीय जुडिशरी का है। ये बहुत ही छोटे में मैंने आपको संक्षेप में ये सारी चीजें बताई हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं न्यूज एनालिसिस के।
इन सिग्नल टू चाइना यूएस रेज्ड इंडिया टाइज ड्यूरिंग अलास्का टॉक्स। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है, इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि अलास्का टॉक्स जो थी वो यूएस और चाइना के बीच में थी, लेकिन इसमें ये जो बात निकल के आई ये बहुत ही चौंकाने वाली है। नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है कि इस तरीके से किसी तीसरे मुल्क का जो वहाँ मीटिंग में शामिल ना हो उसका नाम इस तरीके से बुला के कहा जाए कि भाई वो हमारे दोस्त हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। आपने वैसे ही सुना होगा अभी 2-3 दिन में, क्योंकि 19 मार्च को जब ये टॉक्स हुई हैं तो काफी गर्मजोशी रही इसमें यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिन्होंने सीधे आते ही चाइनीज डेलीगेशन के ऊपर एक के बाद एक कई हमले किए और चाइना को इंडो पैसिफिक में और कई जगह यूनिलेटरल मूव लेने के लिए काफी कंडेम किया। ये एक तरीके से बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि चाइना शायद कहीं ना कहीं तक ये सोच के गया था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद शायद अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही नॉर्मली उनके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ बिल्कुल विपरीत चीजें हुई और अलास्का टॉक्स में ये बात साफ हो गई कि यूएस ट्रम्प की पॉलिसी से ही अब आगे लीड लेके आगे चल रहा है। तो अब हम आते हैं कि क्या आखिर बातें हुई अलास्का टॉक्स में और इंडिया को लेके क्या बातें हुई। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाईलाइट किया था स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यूएस टाइज को। अ, जैसे मैंने आपको कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है ये कि ऐसी जगह पे जब आप बैठे हैं और आपके साथ चाइना है और आप दो मुल्कों के बीच में जो मुद्दे हैं, क्योंकि यूएस और चाइना एक दूसरे के ऊपर काफी ट्रेड को लेके इन्वॉल्व हैं, काफी डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर और ऐसे मसले में यूएस ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया कि मतलब यूएस इंडिया टाइप का एक स्ट्रेंथ दिखाया कि हम इन दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते कितने सही हैं और चाइना वहाँ पे तीसरा है। दिस एस्टैब्लिशेस दैट यूएस सीज इंडिया प्लेइंग अ पिवटल रोल इन द इंडो पैसिफिक। तो ये बात ये साफ नजर आती है कि यूएस चाहता है कि भारत एक अहम भूमिका निभाए इंडो पैसिफिक में। अब जो पहले कई लोगों के अंदर ये संशय था कि बाइडेन आ रहे हैं, ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प बहुत ही बड़बोले टाइप के थे, वो सीधे सीधे बोल देते थे और काफी कुछ बातें कह जाते थे और कई लोगों को उनकी बातें बुरी भी लग जाती थी। लेकिन ये कई लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि बाइडेन इस तरीके की चीज को फॉरवर्ड लेके जाएंगे। वो थोड़े से सुलझे हुए हैं, थोड़े से बहुत ही क्या कहते हैं तोल मोल के बातों को करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो ट्रम्प की पॉलिसीज को ही आगे ले जा रहे हैं, लेकिन बातों को उनकी गहराई से रख के और काफी हद तक ऐसी जगह चाइना पे वार किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण में जहां पे उसको सबसे ज्यादा दर्द हो। सो यूएस ऑल्सो सीज इंडिया एज काउंटर फोर्स टू द चाइनीज इन द रीजन। देखिए साउथ एशिया रीजन में चाइना का अगर कोई काउंटर कर सकता है तो वो सिर्फ भारत है, ये बात सब जानते हैं। उसके कई कारण हैं। पहली बात कि भारत का जो भूभाग है वो बहुत ही बड़ा है और हम चीन के साथ एक बहुत ही लंबी सीमा, लगभग 3,200 किलोमीटर की जो हमारी सीमा है, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो शेयर करते हैं और हमारे चीन के साथ कई मसले भी हैं। जबकि हमारा, मैं आपको ये भी बताऊं कि चीन हमारा एक बहुत ही बड़ा एलाई है, ट्रेड एलाई है। भारत का काफी, लगभग समझ लीजिए आप कि लगभग लगभग 70 से 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड सालाना होता है चीन के साथ, जो कि पिछले साल काफी इफेक्ट हुआ गलवान के बाद से। लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच में संबंध काफी सही रहे हैं। रेफरेंस टू इंडिया वाजंट टेकन वेल बाय द चाइनीज। तो चीन ने भारत के रेफरेंस को बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही तरीके से नहीं लिया। उन्हें लगा कि मतलब ये क्या बात हुई भाई, भारत इसमें कहाँ से आ गया, ये मसले तो हमारे और आपके बीच के थे, इसमें भारत को आप क्यों नहीं लाए। वे इंडिया यूएस ties are growing under Biden administration have shocked many। जैसे मैंने आपको कहा कि इस तरीके से किसी ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बिहेव करने का, किसी ने भी नहीं सोचा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके बिहेव करेगी। बट मैंने जैसे कहा कि वो ट्रम्प की पॉलिसीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं। Many thinkers believe that relationship between India and US won't be smooth like it was under President Trump। कई लोगों का मानना था कि भारत और यूएस के रिलेशन वैसे नहीं रहेंगे जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंडर थे। बट अभी तक जो पूरी प्रणाली निकल के आई है, अभी तक जो पूरे इवेंट्स निकल के आए हैं, उसमें कुछ और ही पिक्चर देखने को मिल रही है।
तो अब ये देखें, क्योंकि लगभग 60 दिन से ऊपर हो गया है ट्रम्प बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, और किस तरीके से उन्होंने इंडिया को, किस तरीके से उन्होंने एट फोर फ्रंट रखा है अपने फॉरेन पॉलिसी पे, इस बात से समझ आता है कि जो उनका सबसे पहला मल्टीलेटरल जिस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया या फोरम पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, दैट वाज क्वाड। तो आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति क्वाड की एक वर्चुअल मीटिंग के लिए इन लोगों ने साथ में बैठक करी थी, और उसमें उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेके काफी बातें करी, और इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ बनाने के लिए और नेविगेशन फ्री रखने के लिए, फ्री नेविगेशन रखने के लिए काफी देर तक गहराई से चिंतन किया, और एक एग्रीमेंट पे ये सारे लोग पहुंचे थे। अ, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने भी अभी नई दिल्ली का दौरा किया, और वो अपने काउंटर पार्ट राजनाथ सिंह जी से भी मिले। ड्यूरिंग क्वाड मीटिंग, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान डिसाइडेड टू इंटीग्रेट फर्दर ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन। ये सारे लोग वैक्सीन प्रोडक्शन, क्योंकि यूएस के पास टेक्नोलॉजी है, जापान के पास पैसा है, ऑस्ट्रेलिया के पास रिसोर्सेज हैं, और इंडिया के पास कैपेसिटी है वैक्सीन के बनाने के लिए। तो ये सभी लोगों ने डिसाइड किया मिलके कि हम सब लोग मिलके वैक्सीन का जो निर्यात है बहुत तेजी से करेंगे उसको। Biden has taken lead from former US President Donald Trump. China's offensive maneuvers in the Himalayas and Pacific region has clearly redefined US policy. आखिर क्या वजह है कि ट्रम्प के बाद अब बाइडेन भी उसी तरीके की एक एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं चाइना के खिलाफ? उसका रीजन ये है कि पिछले कई समय से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना एक बहुत ही बड़ी शक्ति बन के, और काफी उसने, कह सकते हैं कि आप एक थ्रेट बन के उभरा है वो। क्योंकि जैसे आप साउथ चाइना सी के बारे में तो जानते ही हैं, जो सेंकाकू आइलैंड्स और इन सब जगहों को लेके बवाल है, जहाँ पे चाइना अपना क्लेम करता है कि ये सारे आइलैंड्स मेरे हैं, जो जापान के हैं अभी। लेकिन वो उन पे अपना एक ट्रेडिशनल हक जताता है, जैसे वो यहाँ पे लद्दाख पे अपना ट्रेडिशनल हक जताता है। तो इन सभी चीजों को लेके ये सारे मुल्क, क्वाड के मुल्क, स्पेशली जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, ये आए हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड रीजन है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां अरब महासागर से आपका मेजर ऑयल एक्सपोर्ट्स होता है, और बाकी काफी रिसोर्स रिच है, मिनरल रिच है एशिया और मध्य एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मध्य एशिया। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और बहुत बड़ा ट्रेड रूट है, और इस पे अगर चाइना का दबदबा बढ़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाकी लोगों के लिए। तो इंडिया वांट्स टू टेक सिक्योरिटी रिलेशन विद यूएस टू अनदर लेवल व्हिच हैज बीन ऑन द राइज सिंस 1990। यूएस की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 तक भारत और यूएस का 2020 तक भारत और यूएस के डिफेंस टाइज लगभग $20 बिलियन के हो गए थे। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो राइज $20 बिलियन का है, ये सिर्फ 12 साल में है। मतलब 2008 में भारत और यूएस के बीच में कोई ट्रेड डिफेंस रिलेशन नहीं था। टेक्नोलॉजी, जैसे भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर यूएस से खरीदा, और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज उन्होंने यूएस से खरीदी। तो ये भी जानना जरूरी है कि ये सारी चीजें अभी ये पिछले 12 सालों में हुई हैं, और भारत का और यूएस का रिलेशन बहुत बड़ा हो गया है, और यूएस ने भारत को अपना सबसे बड़ा डिफेंस ट्रेड एलाई माना है। अब आप, जैसे मैं आपको इंडो पैसिफिक की बात कर रहा था, तो ये देखिए, ये पैसिफिक क्षेत्र है, ये चाइना है, ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत है, और ये यूएस है। और ये जो बेसिकली एक तरीके से, जिस तरीके से चाइना अपना बेल्ट एंड सिल्क रोड इनिशिएटिव लेके पूरी दुनिया में अपने आप को फैला रहा है हर जगह, वो चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, तो इस तरीके से ये सब लोगों के लिए एक मेजर कंसर्न बन चुका है। लेकिन अब इसी चीज को काउंटर करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका एक साथ आए हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आजकल बड़ा ही बवाल चल रहा है। उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत ही अहम बात कही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके,
थे और क्या कंसर्न्स उन्होंने रेज करी थी, ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। कल उन्होंने ये बात कही थी, सॉरी। तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज इस could misuse crores to bankroll violent protest और टेरर। मतलब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल, क्योंकि एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो उनको फंडिंग मिलती है वो बहुत बड़ी है, और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं, ये नहीं पता कि फंडिंग दे कौन रहा है, और उस फंड वो इतना फंडिंग मिलता है तो उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज वायलेंट प्रोटेस्ट या टेरर में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी ये सवाल किया कि इज देयर एनी कंट्रोल ओवर दीज हाउ दीज डोनेशंस आर यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इन डोनेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के विल के ऊपर है। पहले तो क्या होता था कि जब डोनेशंस आते थे तो ये सबको पता रहता था कि डोनेशन दे कौन रहा है, पर्ची कटती थी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट फॉर्म्स होते थे उनको ये अनाउंस करना पड़ता था, डिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में ये सारी चीजें हटा दी गई, तो इसकी वजह से अब ये नहीं पता कि फंड देने वाला कौन है और किस पार्टी को वो दे रहा है। अब ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि आखिर वो डोनेशन का इस्तेमाल वो पॉलिटिकल पार्टीज कर कैसे रही है। तीसरी जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, पार्टीज कैन यूज दीज फंड्स फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड देयर पॉलिटिकल एजेंडा, जो कि बात बहुत सही है कि पार्टीज इन सभी फंड्स का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडा को चलाने के लिए कर सकती है, जो कि मतलब काफी रॉन्ग एजेंडाज को, मतलब बेसिकली वो किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू बहुत फंड आया है और उस पर कि तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं दूसरी पार्टी को नीचे गिराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड गवर्नमेंट टू लुक इनटू दिस एस्पेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप इस पूरे मसले को देखिए। अब जो हमारे ये राइटर हैं जिन्होंने ये एडिटोरियल लिखा है, उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक उनका ये ओपिनियन है, तो अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि वायलेट्स बेसिक इलेक्टोरल बॉन्ड्स वायलेट बेसिक टेनेट्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी बाय कीपिंग द नॉलेज ऑफ द राइट टू नो फ्रॉम सिटीजंस एंड वोटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नहीं पता चल पाता कि डोनेशन देने वाला कौन है, और ये भी नहीं पता कर पाते कि आखिर डोनेशन जिसने दिया है वो किस पार्टी को दिया है। तो ये बेसिकली जो आपका एक डेमोक्रेसी का एक बेसिक टेनेट है जिसमें आपको जानने का अधिकार है, वो वायलेट होता है। आप यही नहीं जान पाते हैं कि आखिर किस पार्टी को कितना फंड मिल रहा है। For last 3 years, electoral bonds have been dominant method of political party funding in India. पिछले 3 साल से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब से आए हैं, 2017 में ही आए थे, तब से ये एक बहुत ही डोमिनेंट मेथड बन गया है भारतीय राजनीति में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने का। इट अलाउज लिमिटलेस एंड एनोनिमस कॉर्पोरेट डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। कॉर्पोरेट्स बेतहाशा और लिमिटलेस डोनेशन कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। अब आप इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि बेतहाशा और लिमिटलेस डोनेशन का आखिर अर्थ क्या हुआ। For this reason, they are deeply destructive of democracy and violate core principles of the Indian Constitution. आप समझिए कि जब कोई कॉर्पोरेट, अगर मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वो बहुत ज्यादा फंड दे रहा है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस कॉर्पोरेट के लिए अपनी पॉलिसीज को ट्वीक करेगी, सरकार की पॉलिसीज को ट्वीक करेगी, जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा नहीं भी हो सकता है। और आप ये समझ सकते हैं कि वो एक तरीके से एक कॉर्पोरेट के लिए ज्यादा काम करेगी, ना कि बशर्ते जो लोग हैं उनके लिए। फॉर दिस रीजन डेमोक्रेसी मीन्स शुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो हमारे नुमाइंदे हैं, जिनको हम चुनते हैं और लोकसभा में भेजते हैं, उनके बारे में हमें कम पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीइंग प्रूवन बियॉन्ड डाउट दैट मनी इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बाइंग पॉलिसी। ये कई बार इतिहास प्रूव कर चुका है कि किसी भी पॉलिसी को बनाने के पीछे मनी एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। आपको भले याद हो तो भारत में जैसे 2G स्पेक्ट्रम जो एक घोटाला निकल के आया था, भले ही इसमें अभी कुछ पता एग्जैक्टली नहीं चला कि क्या क्या है, जितने लोग थे 17 के 17 सबको विंडिकेट कर दिया गया, बट पॉलिसीज को खरीदा जा सकता है। आप पॉलिटिशियंस को खरीद लीजिए और वो आपकी पॉलिसीज को फिर उसके बाद
जिस तरीके की पॉलिसी आप चाहते हैं वो उसको ट्वीक कर देंगे, भले ही वो एक बड़े तबके के लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। तो जैसे यूएस एक बहुत ही प्राइमरी एग्जाम्पल है इस चीज में, जो आप समझते हैं वहां पे आए दिन शूटिंग होती रहती है, लेकिन फिर भी वो लोग गन लॉज को लेकर कुछ नहीं कर पा रहे। और उसके पीछे का रीजन ये है कि जो वहाँ पे गन कॉन्ग्लोमरेट्स, जो बिजनेस कंपनीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो गन कंपनीज हैं, वो नहीं बंद करने देंगे उनको, क्योंकि उनका बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व है और वहाँ लोग आमतौर पे घरों में अपने बंदूकें रखते हैं। तो इस तरीके से आई डोंट थिंक सो यूएस में अभी भी बाइडेन ने भी जो बात कही है, अगर आपने ध्यान दिया उसमें, तो उन्होंने यही बोला है कि हम अभी जो रिसेंट शूटिंग के बाद उन्होंने कहा है कि हम उसको थोड़ा सा ट्वीक करेंगे और लोगों को बहुत स्क्रूटनाइज करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि गन कल्चर को खत्म करना, उन्होंने ये कहा कि लोगों की स्क्रूटनी और जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कई बार कहा है कि राइट टू नो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी लोकतंत्र का। और उन्होंने ये कहा है कि इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू नो एक तरीके से एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको आप कह रहे हैं, उसका ये एक इंटीग्रल पार्ट है। ये पॉलिटी के लिए आपका जो जीएस पेपर 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रख के करिएगा। ठीक है। Discrete nature of electoral bond scheme violates fundamental tenets of our democracy। जिस तरीके से जो डिस्क्रीट नेचर है पूरा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बनाया गया है, यानी कि जिस छुपे हुए प्रोसेस से पूरी प्रक्रिया होती है, ये एक तरीके से एक बहुत ही खतरनाक चीज है पूरे लोकतंत्र के लिए हमारे। इन मेनी एडवांस कंट्रीज इलेक्शंस आर फंडेड पब्लिकली। कई एडवांस कंट्रीज में इलेक्शंस जो होते हैं वो फंड किए जाते हैं पब्लिकली। गवर्नमेंट इज अवेयर अबाउट द डोनर एज द डोनेशंस आर राउटेड वाया एसबीआई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये डोनेशंस होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, ये क्योंकि सरकारी बैंक है जो एसबीआई, उसके थ्रू होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को पता है कि किस कॉर्पोरेट हाउस ने या किस डोनर ने ये आपको किया है, लेकिन आप पब्लिक को इस बात की कोई जानकारी नहीं है। Government has argued in favor of electoral bonds, claiming that its purpose is to stop the flow of black money। गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फेवर में क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि ये इसका जो पूरा प्रोसेस है वो ब्लैक मनी को रोकना है। बट ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ब्लैक मनी को रोका कैसे जाए, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो ये नियम है, इसमें आप 3 साल पुरानी आपकी कंपनी होनी चाहिए और आप बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। और तो 3 साल पुरानी कंपनी तो शेल कंपनीज भी बना के आप खरीद सकते हैं, वाया शेल कंपनीज को आपको फंड किया जा सकता है। तो इसमें ब्लैक मनी रुकेगा कहाँ से, सबसे बड़ी बात ये है। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें अपने रिजर्वेशन जाहिर किए हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। सो जो हमारी जुडिशरी का काम है, इट्स लाइक तुम एक रेफरी की तरह है कि उस संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, ये उसका काम है। तो उसको इसमें एक अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। इलेक्टोरल लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट इज क्वेश्चनेबल इफ द इलेक्टोरल प्रोसेस हैज बिकम क्वेश्चनेबल। अगर इलेक्टोरल प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा, तो जो लेजिटिमेसी है गवर्नमेंट की वो भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नीड्स टू बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी अपना राइटर का उनका अपना ओपिनियन है, उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब इसमें क्या करना चाहिए, ये तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को मिलके इस तरीके इसमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला भी डोनेशन पार्टी को फंड जो मिलते थे, जो पुराना तरीका था, उसमें भी बहुत करप्शन होता था और उसमें अंडर द टेबल बहुत सारा डोनेशन मिलता था, जो जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान है लोकतंत्र के लिए। वो भी एक बहुत अच्छी बात नहीं है। Petition challenging constitutional validity of electoral bond scheme was filed in 2018। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मसला जानने के लिए यहाँ पे हमारे भारत का जो भारत की उच्च न्यायपालिका की गलती कहाँ रही है, थोड़ा सा इस चीज को भी देखना होगा हमें
क्योंकि देखिए 2018 में ये मसला सुप्रीम कोर्ट में, 2017 में जब इस बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया था उसके बाद 2018 में ये पिटीशन फाइल की गई थी, क्योंकि नोटिफाई हुआ था 2018 में ये। लेकिन 2018 में ही इसके खिलाफ पिटीशन डाल दी गई थी और आज तक ऑलमोस्ट 3 साल होने को हो गए हैं, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं करी थी। ये तो अभी जब प्रशांत भूषण ने इस मसले के ऊपर प्ली डाली, पिटीशन डाली कि भाई अभी चुनाव है और चुनाव के वक्त पे ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो सरकार सेल पे निकाल देती है, पार्टी सेल पे निकाल देती है, जो लोग खरीदते हैं और फिर उसके बाद वो उसको इन कैश कराते हैं, तो उससे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ही फायदा होता है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ही नुकसान होता है। आप समझते हैं कि एक चुनाव के समय में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है उस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कुछ फीचर्स को जानते हैं। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय नोटिफाइड बैंक्स। एसबीआई आपके नोटिफाइड बैंक है, तो एसबीआई ठीक है। डोनर में अप्रोच दीज बैंक्स एंड परचेज द बॉन्ड्स। डोनर सीधे जाके इन बैंक को अप्रोच कर सकता है और बॉन्ड्स को खरीद सकता है। डोनर परमिटेड टू बाय बॉन्ड्स थ्रू चेक, डिजिटल पेमेंट। डोनर चेक के थ्रू या डिजिटल पेमेंट के थ्रू इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। आइडेंटिटी ऑफ डोनर इज प्रोटेक्टेड। अब ये जो है ये सबसे बड़ा इशू है इस पूरे प्रकरण में, कि जो आइडेंटिटी है डोनर की उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसमें आखिर करने की वजह क्या है। पॉलिटिकल पार्टी विल इनकैश इनटू द अकाउंट रजिस्टर्ड विद ईसीआई। अब फिर जब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो कैश इसको बॉन्ड्स कैश करेगी, जब कोई खरीद लेगा तो उसको जाके कैश कर सकते हैं। जो उनका रजिस्टर्ड अकाउंट है इलेक्शन कमीशन के पास, उसमें वो अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पॉइंट रह गया था। डोनर डोनेट्स दीज बॉन्ड्स टू द पॉलिटिकल पार्टी, जब वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं। अब कंसर्न तो आपको जो ये एडिटोरियल है उसमें काफी हद तक सारी चीजें बताई दी गई थी। मैं आपको थोड़ी सी चीजें और रिवाइज करवा देता हूँ। नो ऑब्लिगेशन ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू रिवील द नेम ऑफ डोनर। No obligation on donor to reveal the name of the party to which it donated. Big firms not required to declare about the recipient of their donation. बड़ी फर्म्स को ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कौन कौन रिसिपिएंट है उनके डोनेशन के। These firms can keep their shareholders in blind spot. सिर्फ जनता ही नहीं, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए फंड करना चाहती हैं, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनीज ज्यादातर पब्लिक होती हैं, ज्यादातर शेयर मार्केट में उनके शेयर्स होते हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को भी ब्लाइंड स्पॉट में रखते हैं। एनी कंपनी इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 3 years कैन डोनेट। कोई भी कंपनी, जो मैंने आपको बात बताई कि कोई भी कंपनी जो 3 साल से ज्यादा एग्जिस्टेंस में है वो डोनेट कर सकती है। तो अनलिमिटेड डोनेशन कैन बी डन थ्रू शेल कंपनी। इसी बहाने अनलिमिटेड डोनेशन किया जा सकता है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं सेट है, कोई बार नहीं सेट है। पहले एक बार सेट था कि 20,000 से ऊपर, अगर आप 20,000 से नीचे नीचे ही आपको करना है, लेकिन अब वो ऐसा कोई बार नहीं है। Bonds are always routed by SBI, that way government is always aware about the donor. So ये चीज जो है, अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बांग्लादेश हैं और बांग्लादेश एक क्योंकि वो अपनी आजादी के 50 वर्ष मनाने वाला है, और इस समय जो सबसे बड़ी चीज है कि भारत और बांग्लादेश की जो टाइज है, इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, और उनको चीफ गेस्ट के तौर पे इस पूरे ओकेजन में बुलाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा सम्मान की बात है। बांग्लादेश हमारा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे प्रमुख नेबर है, और क्योंकि भारत की पॉलिसी भी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या किया जाना चाहिए जिससे भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है और गहरे हों और अच्छे हों, क्योंकि हम एक ही थे। आप समझ लीजिए कि 1947 से पहले भारत के जो 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा पाकिस्तान हुआ, मतलब बेसिकली 2 टुकड़े थे, लेकिन एक वो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, तो वेस्ट पाकिस्तान जो था आपका वो सॉरी ईस्ट पाकिस्तान जो था वो आपका बांग्लादेश था। जो वेस्ट पाकिस्तान है वो अब पाकिस्तान है। 1971 में जब भारत ने जंग करके उस पूरे हिस्से को, जो बंगाल के साथ सटा हुआ पूरा हिस्सा है, उसको पाकिस्तान की गिरफ्त से आजाद करवाया, और तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध अलग
और काफी अच्छे और गहरे रहे, लेकिन इस संबंधों में भी काफी उतार चढ़ाव रहा। चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके के संबंध आखिर रहे। तो जो राइटर हैं इसको लिखने वाले, जो एडिटोरियल को लिखने वाले हैं, उन्होंने भारत का बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन बताया है। आप सब ये कहानी जानते हैं कि उस समय जब वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में उस समय काफी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे और बहुत ही इन्फ्लक्स हो रहा था लोगों का इंडिया की बॉर्डर पे, और रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा आ रहे थे और काफी लोगों को मारा जा रहा था, कभी कई महिलाओं के साथ बलात्कार, कई सारी चीजें हो रही थी। ऐसे समय में जब क्योंकि पाकिस्तान को उस समय यूएस का संरक्षण प्राप्त था और इंदिरा गांधी ने उस समय जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनको बुला के ये बात पाकिस्तान को समझाने को बोली कि आप प्लीज पाकिस्तान को रोकें इस तरीके के काम से। लेकिन अब यूएस उस समय वो एंटी इंडिया स्टैंड था उसका, और वो पाकिस्तान को बहुत फेवर करता था, तो उसने कुछ कहा नहीं। तो उसी मीटिंग के दौरान ही जो उस समय हमारे सेना प्रमुख थे सैम मानेकशॉ, उनको इंदिरा गांधी ने फिर बोला कि आप हमले के लिए तैयार हो जाए। और सैम मानेकशॉ फिर कुछ महीनों बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ महीनों का समय मांगा। उन्होंने कहा कि भाई अभी नहीं, कुछ महीनों के बाद हम तैयारी करेंगे और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। और उसका एक फायदा मिलेगा, क्योंकि जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं होती, आपको काफी लॉजिस्टिकल तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। फिर जंग हुई और सबसे बड़ा सरेंडर हुआ पूरी दुनिया में, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। इस पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम से आज आप जानते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में भारत के लगभग 3,900 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया। 10 लाख बांग्लादेशी रेफ्यूजीज ने भारत में शेल्टर लिया। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे 1975 तक, 71 से 75 तक शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी हैं, जब तक वो जिंदा थे तब तक बहुत ही अच्छे रहे, घनिष्ठ रहे। लेकिन जब उनको मार दिया गया, जब उनका असैसिनेशन हो गया, उसके बाद से संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आने को देखने को मिला। उसके बाद जनरल जियाउर रहमान भी आए, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते थे मुजीबुर रहमान के। लेकिन उनके समय में भी भारत के संबंध अच्छे हुए, वो 77 से 81 तक रहे। लेकिन फिर ये संबंध बिगड़ गए उनके मरने के बाद। उनको भी मार दिया गया था, आर्मी कू हुआ था, और फिर उसके बाद जनरल इरशाद आए, और वो जो लगभग 10 साल का पूरा पीरियड है, ये काफी चिंताजनक पीरियड रहा पूरे बांग्लादेश के लिए। इसमें काफी एक सोशल डिस्ट्रप्शन रहा, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी, मार्शल लॉ लगा दिया गया था, काफी सारी चीजें चल रही थी उस समय बांग्लादेश में। तो आप ये देख सकते हैं कि तब से लेके और फिर उसके बाद जब 1991 में फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी की दोबारा से स्थापना हुई, संविधान दोबारा से लाया गया, जिसमें प्रेसिडेंट के रोल को घटा के पीएम का रोल किया गया, और ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद से भारत के जो संबंध बांग्लादेश के साथ हैं थोड़े से अच्छे हो गए और गहरे होने लगे, और धीरे धीरे पिछले एक दशक में ये संबंध काफी बेहतर हुए। आज आप देखिए तो बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया, with its exports at $9.21 billion, imports at $1.4 billion। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश का जो साइज है और पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि जिस लेवल का ये ट्रेड है ये काफी अच्छा है। Both countries have achieved a rare feat by solving their border dispute peacefully through land boundary agreement in 2015। ये मोदी सरकार के आने के बाद ही जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, दोनों मुल्कों ने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को बहुत ही पीसफुली सॉल्व किया है। बांग्लादेश पीएम शेख हसीना हैज अप्रूटेड एंटी इंडिया इंसर्जेंसी एलिमेंट्स फ्रॉम हिज बॉर्डर, क्योंकि बांग्लादेश में भी बहुत सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे, और प्रधानमंत्री शेख हसीना उन्होंने काफी सफलतापूर्वक उन एलिमेंट्स का सफाया किया है। मल्टीपल बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स हैव बीन ऑफर्ड ड्यूटी फ्री एक्सेस इन इंडिया। आप ये भी जानते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश की, वो इस समय लाजवाब है, पूरी दुनिया में
काफी जाने मानी है और उसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। और काफी पिछले कुछ अर्से में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है उसमें काफी बूस्ट देखने को मिला है। और जिस तरीके से वो बढ़ रही है, अभी उसने पिछले साल ही भारत की जीडीपी को भी बीट किया था। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बांग्लादेश के लिए। इंडिया हैज एक्सटेंडेड 3 लाइन ऑफ क्रेडिट टू बांग्लादेश इन रिसेंट ईयर। $8 बिलियन का लगभग लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया इंडिया ने, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज प्रोजेक्ट्स के लिए किया। लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम हो जाती है कि अ, अभी तक सिर्फ उसमें 800 मिलियन यूटिलाइज हुआ है। और रेड टैपिज्म है भारत की तरफ से कुछ, और बांग्लादेश की तरफ से प्रोजेक्ट्स को समय पे ना खत्म कर पाना एक बड़ी बड़ी दिक्कत है। उस वजह से जो ये सारा फंड है अभी भी वो मतलब पूरा मोबिलाइज नहीं हुआ है। और इसमें दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह पे गलतियों पर हैं। अब देखिए, कुछ जो इश्यूज हैं वो बोन ऑफ कंटेंशन कहाँ है इन दोनों मुल्कों के बीच में। जैसे अनरिजॉल्व तीस्ता वाटर शेयरिंग इशू। तीस्ता जो नदी है उसके पानी का शेयरिंग जो है वो एक बड़ा ही बहुत बड़ा इशू है। आप जानते हैं कि पानी जो है वो एक, क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो काफी समय से ये, क्योंकि ये नदियां दोनों बंगाल में और बांग्लादेश दोनों में जाती हैं, तो दोनों लीडर्स काफी जोर शोर से अपने लिए और अपने डिवीजन को मांगते हैं। ममता बनर्जी इस बात पर अड़ी हुई है कि बंगाल का हक उस नदी के पानी पर ज्यादा है, और बांग्लादेश चाहता है कि भारत उस पानी को बांग्लादेश के लिए रिलीज करे, ताकि उसके जो क्षेत्र हैं जहाँ पे तीस्ता नदी पे डिपेंडेंसी ज्यादा है उसका काफी उद्धार होगा उससे। पिछले साल 2020 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कई लोगों को शूटिंग में बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे मार दिया। ये शूटिंग्स हुई कई सारी, तो ये सारी चीजें जो थी इसने एक बहुत ही टेंशन का माहौल पैदा कर दिया। एक चीज जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है सीए एनआरसी, जिसका मेन एम है जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, माइग्रेंट्स आए हुए हैं बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, जिसमें आप जानते ही हैं उनको बाहर निकालने का जो सरकार की प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उसको लेके भी बांग्लादेश काफी चिंतित है। क्योंकि वो ये सोचता है कि मान लीजिए अगर भारत एनआरसी कर देता है, अभी सिर्फ आसाम में ही एनआरसी करने से लगभग 18 लाख लोगों के नाम उसमें नहीं है उस सूची में। पूरे भारत में जब एनआरसी हो जाएगी तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं किस लेवल पे वो पूरा प्रकरण निकलेगा। तो इस चीज को लेकर बांग्लादेश काफी चिंतित है। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दी है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रणाली है जिसका होना जरूरी है भारत के लिहाज से। तो ये था आज का वन स्टॉप करंट अफेयर्स का हमारा एपिसोड। धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलकर दोबारा बहुत खुशी हुई। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 8:30 बजे। नमस्कार।